लेकिन आप कैसे, आप खैरियत से हैं? ये लगा जो तो 4 हिस्से तो खत्म हो गए अच्छा। और ख़ुसूसन आखिरी वाला जो था वो तो काफ़ी अहम था मेरे लिए भी। मैं समझता हूँ कि इस पे आप गौर कीजिएगा कि किस तरीके से हम जो डिजिटाइज़ेशन का जो काम हुआ था और लुग़त का, उसको बहाल करने में हर आदमी क्या-क्या अपना रोल अदा कर सकता है, उसको अदा करना चाहिए। तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस वक़्त जो आईटी की मिनिस्ट्री है, जी, वो तो हमारे कराची के ही एक एमएनए के पास है। जी। तो हम तो उनसे भी जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरा ख़्याल है और बात करनी चाहिए उसको। कि इस मसले को हल करें। हाँ, क्योंकि ये मसला अब एनएलपीडी का या उर्दू लुग़त बोर्ड का नहीं, ये तो जैसा आपने कहा हमारे मुल्क का मसला है। मैं और एक हमारे मुल्क को जो यानी एक शोहरत मिल सकती थी, जी, ये जो इज़्ज़त मिल सकती थी, वो अब दूसरे के हिस्से में जाएगी। मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें थोड़ा-सा आप लीड ले लें। कोई तो पंजाबी फ़िल्म का डायलॉग था ना, साडी भी रकम लगी जे, तो हाँ, आपकी तो इसी में इज़्ज़त लगी हुई है और सही। शहर के जो 2-4 अच्छे अमायदीन हैं, ख़ुसूसन जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको एक डेलीगेशन लेके उनको बुलवा लें, मिल लें, उनसे उनको बता दें ये इश्यू है हाँ, हाँ। और इसके जैसे अंदर का पीरज़ादा कासिम साहब हैं या ये जो भी बिल्कुल, हमारे इस तरह सैर के। अंसारी साहब जो भी हैं इसके, हाँ, तो मतलब वो उनसे एक जाके टाइम लेके एक दफ़ा मिल के बता दें कि भाई आके आप देख लें कहाँ पे मसला आ रहा है सारा ये, बिल्कुल सही है। और उनको फिर कोशिश करते हैं हम लोग बाहर से भी कुछ खतूत लिखवाएँ इनको। तो इसको मसले को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत माज़रत के साथ मैंने एक जुमला पढ़ा था, मुझे ज़िंदगी में बहुत पसंद आया था। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, देन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। तो थोड़ा-सा आपने बनाया अभी ऐसा कि देश में लॉबिंग करें, ये आपका फ़र्ज़ नहीं है, ये आपका हक है। हाँ, हाँ। क्योंकि आपने अपनी जवानी के कई साल लगाए इसके अंदर, जी, जी, बिल्कुल। तो और बहुत मेहनत की आपने इसके ऊपर, ये इसलिए आपका पहला हक है कि आप इसको रिवाइव करवाने के लिए जो भी काम है, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल सही। और दोस्ती किताब से क्या पूरा ग्रुप आपके साथ है, अगर आप कुछ करना चाहेंगे ये। ऐसी जगहों में हुजूम लेके जाना मुनासिब नहीं है। 2-4 सुलझे हुए लोग हों, हाँ, वो अपना बात कन्वे कर लें। तो चलें जनाब, आज फिर इस 5वीं किस्त में हम आते हैं किसी नए इश्यू के ऊपर। आपकी एक बड़ी पहचान जो है वो तहकीक की हुई है। अच्छा, तहकीक पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा मुख्तसर सा ज़िक्र कर लें पाकिस्तान क्रॉनिकल का। जी। मेरा ख्याल है कि जो आप काम कर गए, उसके लिए एक पंजाबी में एक जुमला है कि ते कम्मी भैड़ा, दुआ कल्ले बंदे से कम भी नहीं जे। जो आपने चीज़ बना दी है, वो अकेले आदमी काम नहीं है और ये अल्लाह ताला की देन थी, जितना बड़ा आपने काम कर वो दिया। मौला करम का है। और यकीनन ये आपने 2010 वगैरह में इसको 10 में लॉन्च किया था। हाँ, 10 में लॉन्च किया था। ये शुरू किया था तो 1990 में ये काम। जी, तो 20 साल इस काम पे। हाँ, मतलब 20 साल तो लगे आपके। और उस वक़्त में और आज की दुनिया में बड़ा फ़र्क आ चुका है। उस वक़्त वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का गैदर करना एक आदमी का बिल्कुल। अकेले, और फिर उसको बाकायदा बड़ा आपका सिस्टमैटिक अंदाज़ है उसके अंदर और पूरा वो लुग़त के सिस्टम अंदर। में लेकर आना, फिर वो जो तस्वीरें उस किताब में मौजूद हैं, जी, अब तो लोग आराम से कह देते हैं कि ये गूगल पे मौजूद है। जी। या वो हाँ, मैं इस पे आने वाला था कि लेकिन वो सारी तस्वीरें जो हैं, वो मैंने असल एक-एक तस्वीर स्कैन की है खुद। इस पे मैं थोड़ा-सा एक गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं यकीनन ये कहूँगा कि आजकल तो ईमानदारी की बात है कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बड़े-बड़े लोग रिसर्चर बन गए। जी, जी, ठीक ऐसे है? ही है। ऊपर से गूगल लेंस आ गया, ठीक है? हाँ, उसमें तो फिर भी ये था कि आपने कहीं से छापा मारा अगर ये, तो कहीं न कहीं पकड़े गए इसके अंदर ये है। अब जो गूगल लेंस आ गया तो आपने अरबी की उठाई, फ़ारसी की उठाई, फ्रांसीसी की उठाई है। लेंस पे रखा, उर्दू तर्जुमा किया, अब किसी का बाप नहीं पकड़ सकता कि कहाँ से चोरी था। तो अब तो ये काम बड़ा आसान हो गया है और लोग बिलुम तहकीक के काम को समझते हैं कि सारा ये कंप्यूटर का, विकिपीडिया का कमाल है। आपके बारे में मुझे मालूम है कि आप विकिपीडिया से क्या इस्तेमाल करेंगे, आपकी शायद 800 ज़्यादा रेफ़रेंसेस है विकिपीडिया में जो जी, आपको बिल्कुल कोट ऐसे किया ही गया है। है। वो आरिफ सुमरो हमारे दोस्त हैं, जी, आप भी जानते हैं उनको। वो उर्दू विकिपीडिया के एडिटर हैं हाँ, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने है। मुझसे इजाज़त ली थी हाँ, कि हम आपके आर्टिकल्स जो हैं, उनसे हवाला देके इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अब तो ये अगर ना होता ना तो होता तो अभी हम क्या कर लेते। नहीं, कुछ भी नहीं करते। आप जवाब दे रहे होते कि साहब ये मेरा लिखा हुआ था। हाँ, और लोग कह रहे थे साहब और विकिपीडिया अब में तो मैं कॉपी कर जब लिया। अब तो मैं बड़े एतमाद से कहता हूँ कि भई वो नीचे जाके वो तो देखिए ना, लिंक उसका। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी तहकीक में और दूसरों की तहकीक में ये फ़र्क है हाँ, जी, कि जी। दूसरों की बातों का तहकीक जो है अब वो एक साहब ने किताब लिखी, उसमें कहीं एसएम सलीम का ज़िक्र आया, उसने पूरा उठा के वो छाप दिया मेरा क्रॉनिकल का। मैंने कहा कि यार, और नीचे लिखा बशुक्रिया विकिपीडिया। मैंने कहा यार, ये बशुक्रिया विकिपीडिया नहीं, बशुक्रिया कहना नहीं, वो हमने तो विकिपीडिया से लिया है। मैंने कहा लिया ज़रूर है, लेकिन विकिपीडिया ने कहाँ से लिया, वो नीचे मेंशन किया हुआ है उसने। अच्छा, आपकी तो काफ़ी चीज़ें मेरे ख़्याल से सरका हुई हैं। हाँ, तो फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ, विकिपीडिया तो इनका हवाला दे रहा है। हाँ, मैंने कहा आपकी नज़र उधर क्यों नहीं जा रही है कि वो विकिपीडिया नीचे हवाला तो दे रहा है मेरा, हाँ। वो तो एडमिट कर रहा है और आप नहीं एडमिट कर रहे। अच्छा, मुझे उस असल में थोड़ी-सी उस वक़्त, वैसे तो कोई सरक़ा होती है, अब तो मैं आदी हो गया हूँ उनका, क्योंकि अब इसको कोई रोक नहीं सकता।
और सिवाय इसके कि आप अपना ही ब्लड प्रेशर हाई करें, कुड़ते रहें। तो लेकिन ये कि लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कहीं अच्छा, अब एक और ये है कि आपने एक लफ्ज लिखा और वो कहीं से, मेरा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक वेबसाइट है, उसके लिए मैंने खुद काम किया है वहाँ पे, बाकायदा मैंने ऑन पेमेंट काम किया है, और उन्होंने मेरे हर पूरे 365 दिन के मौज़ूआत पे मुझसे तहरीरें दी हैं, और वो हमने क्रॉनिकल्स ही उनको दी थी, तस्वीरें भी। अब वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं हमने तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से ली है। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वालों ने ये किया कि वो हर फिगरे के नीचे हवाला नहीं दिया, उन्होंने इब्तिदाई पहला जब उनका मेन पेज है ना, उस पर बस लिख दिया है कि एडिटर अकीर अब्बास जाफरी। अब ये तो नहीं पता चल रहा ना कि एडिटर अकीर अब्बास जाफरी ने इसमें लिखा क्या है, कौन कौन सी तहरीरें उनकी। असल में 3 किस्म के चीते हैं मार्केट में। पहले चीते तो समझते हैं कि वो बड़े मुत्तकी हैं कि जैसे मनकूल लिखा, लेकिन मुसन्निफ को उन्होंने कोई वो नहीं दिया, दानिशा मुसन्निफ का नाम बढ़ा गया है। उसमें हुआ कि सारा क्रेडिट वो ले गया कि यार इसका कितना अच्छा हुस्न इंतखाब है, कहाँ कहाँ से चीज ढूंढ के लाता है, ये नहीं बता रहे कि लिखता कौन है। ठीक है, दूसरे वो चीते होते हैं जो मनकूल का लफ्ज उड़ा देते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आप खुद ही फर्ज कर लें, जाहिर है मनकूल भी लिखा है। लेकिन तीसरा जो जुल्म जो लोग करते हैं, और बहुत लोग हैं सोच कर रहे हैं, कि सीधे सीधे अपना नाम छाप देते हैं। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे कि लोगों के मज़ामीन थे वो उठाए उन्होंने। एक दोस्त है हमारे, उन्होंने वो एक मेरी बहुत मशहूर तहरीर है जो शकूर पठान की किताब की तकरीब में मैंने पढ़ी थी, क्या ज़माना एक ज़माना था, उन्होंने अपने नाम से लगा दी। उसमें किसी को तकलीफ हुई कि इसमें फना का जिक्र नहीं है। अब जाहिर है वो मैं कोई कराची की पूरी मुकम्मल हिस्ट्री तो नहीं लिख रहा था ना, मुझे 10 मिनट के दौरानिये में जितने नाम मैं जहन में आए मैं बयान करता चला गया, और हर शोबे को कवर करना कि डिबेट में ये लोग थे, मजहबी चीज़ों में ये लोग थे, और शायर ये थे, अदीब ये थे, मौसीकार ये थे। तो 2-2, 3-3 जो बहुत ही नुमाया तरीन नाम थे वो मैंने लिख दिए, और उसमें ज़ाहिर है कुछ नाम मिस भी हो गए, मुझसे भी मिस हुए। अब वो पकड़े गए, उन्होंने कहा इसमें फना का नाम नहीं है। तो मैंने कहा बेटे अब जवाब दो। अब वो कह रहे हैं ये तो मेरी तहरीर नहीं है। तो मैंने कहा पहले तो नहीं आपने कहा था कि आपकी तहरीर नहीं है। खैर ये एक साइकोलॉजी साइकी है लोगों की। मैं समझता हूँ कि मैं सो एहसास कमतरी हूँ जो सरकार करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है, एहसास कमतरी है उनके अंदर। देखिए एक मुख्तार मसूद ने शायद कहीं लिखा है, एक शख्स अगर तहरीर करना नहीं जानता, कुछ लिखना नहीं जानता, और वो किसी और की तहरीर को अपनी तहरीर कह के पेश करता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत ना हो। नहीं, बहुत तेज फिक्रा लिखा उन्होंने, और आप किसी और के जरिए औलाद पैदा करवा कर उसे अपनी औलाद किसी ये बहुत तेज जुमला है, किसी और के जरिए औलाद पैदा करें। एक तो ये ना किसी और की औलाद को आप अपनी औलाद, नहीं किसी और के जरिए औलाद पैदा है। हाँ, तो ये इतना ही जालिम मसला है कि आप किसी और की तहरीर को वैसे सोर्स नहीं बता सकते आपने ये लिया कहाँ से, ये तस्वीर है, ये मतलब ऐसे बहुत सारी तस्वीरें तो ऐसी है ना, निहाल अब्दुल्ला हैं या बहुत रेयर जिनकी मेहंदी ज़हीर, जिनकी तस्वीरें आमतौर पर नहीं मिलती थी उस जमाने में, तो ये तो हमें पता है ना हमने ये तस्वीर कहाँ से उठाई है। जी तो ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, और इसकी एक वजह पता है क्या है? वो एक आध दफा मैंने पहले भी इसको कहा था, कहीं कोट किया था जुमला, ये वो ट्रू है कि हमारा मसला ये है कि हम में से अक्सर वो लोग लिखना शुरू कर देते हैं जिनको दरअसल पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। कोई चीज समझ आ गई तो यार लिख रहे हैं जो जिन्हें अभी पढ़ने की जरूरत है। हाँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यही एकेडमी के अंदर तकरीब हो रही है, ऑनलाइन एक साहब ने मजमून पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो कम वक्त फेसबुक लाइव जा रहा था। अच्छा, मेरे पास फौरी तौर पर फोन आ गया कि भाई ये फला साहब का सरकार कर रहे हैं, ये फला साहब का मजमून है, यही बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मजमून को आप जल्दीबाजी करें, खत्म होने दीजिए आप ये, और वो यकीनन बताएंगे कि किसका मजमून पढ़ा उन्होंने। ये उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। तो फिर मैं उनके पास गया मौसूफ पर, मैंने कहा जी शायद आप गलती से बताना भूल गए थे कि ये मजमून फला साहब की तहरीर है, तो अभी फेसबुक लाइव जा रहा है, वजाहत कर दे वरना कोई लोगों को गलतफहमी ना हो कि अपना मजमून पढ़े थे। वो अड़ गए मेरे ऊपर, ये मेरा मजमून है, मैं कैसे कह सकते हैं आप ये। जब मैंने उन साहब को बताया ना, हमारे दोस्त आमिर पटनी, कि भाई वही तो कह रहे हैं, आमिर पटनी साहब ने 2 मिनट में उसको प्रिंट आउट भेज दिए और उसकी उन्होंने वीडियो भेज दी जैसा था ये। अच्छा, वो वीडियो भी मौजूद था, वो वीडियो मौजूद थे। अब लोग तो समझते नहीं है, तो आजकल तो ज़ाहिर है बहुत तेज ज़माना, टेक्नोलॉजी ने तहकीक के काम को आगे बढ़ाया है, पीछे कर दिया। लोग सैल पसंद हो गए। हम जब इस फील्ड में आए तो हम कराची की हर लाइब्रेरी में जाया करते, वो दौर भी अच्छा। एक दफा ये हुआ कि मैं अब तक टीवी में काम कर रहा था, न्यूज रूम में खड़ा हुआ था, किसी के इंतकाल की खबर आई, किसी सियासतदान की। मैंने कहा इनके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब फना साहब ने लिखी है और वो फना लाइब्रेरी में मौजूद है, कायद-ए-आज़म अकेडमी में मौजूद है। तो मुझसे वो एक
ने एक बंदे ने चौंक कर देखा, कहने लगा सर आपने क्या कराची की हेड लाइब्रेरी छानी हुई है? मैंने कहा हाँ, अल्लाह का शुक्र है। यानी ये सारे स्कूलों की और तालीमी इदारों की वो सब तो नहीं, लेकिन जितनी मारूफ लाइब्रेरी हैं, हाँ पब्लिक लाइब्रेरियां जिसे हम कहते हैं, बेदिल लाइब्रेरी है तो वो सारी मेरी छानी हुई हैं। और एक जमाना था कि मैं हर जगह हर हफ्ते एक आध दफा जरूर जाता था, तो मुझे ये भी पता होता था कि किस मौजू की किताब किस शेल्फ पर रखी हुई है। तो वो मुझसे कहना है कि अगर आपके दौर में इंटरनेट होता तो आपको कितना फायदा होता। मैंने कहा मेरे जमाने में इंटरनेट होता ना तो मैं आप ये जब 50 लोग बैठे हुए ना, मैं इन जैसा एक बंदा होता। ये बात सही है आपकी। तो वो बहुत, उसने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जी मैंने कहा मतलब ऐसा एक बंदा हो जाता आप जैसा, जैसे जी या एक्चुअली आप जैसा हाँ नहीं होता, लेकिन ये ऐसे ही होता है एक बंदा आम सा। लेकिन अब इस वक्त मैं आपके डिपार्टमेंट का हेड हूँ और जी। आपको, आप उससे हर बात में रुजू करते हैं, पूछते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि वो मैं अच्छा, आपके ख्याल में अकील साहब तहकीक को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से इदारे हैं पाकिस्तान में जो वाकई कोई संजीदा और सरगर्म है कि कोई ओरिजिनल चीज़ें आए, तहकीकाती चीज़ें आए जिसके लिए वो स्पॉन्सर करते हैं लोगों को या जिसके लिए वो हौसला अफजाई करते कोई हैं? देखिए कुछ निजी तालीमी इदारे हैं जैसे जैबिस्ट है, हम्म जैसे लाहौर में लम्स है, इस तरह के इदारे तो करते हैं कुछ सपोर्ट और कुछ, लेकिन हमें बदकिस्मती से ऐसे किसी इदारे की सपोर्ट नहीं मिली। हमें तो किताब छापने वाले भी नहीं मिले कि जो हमारी किताब जो है रॉयल्टी तो देना कम से कम, कंपोजिंग हम करा रहे हैं किताब की, प्रूफ रीडिंग करवा रहे हैं, तो उसका भी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी एक किताब मैंने तैयार की तकरीबन 1200 सफ़े की, तो वो मैंने कहा ये छापूंगा 5,000 इसकी कीमत हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे कीमत ज़्यादा है। तो किसी ने और पब्लिशर से बात करते हैं, पहले ही पब्लिशर ने कहा कि हाँ आपने कंपोजिंग करा ली, हम इसकी प्रिंटिंग कर देंगे, एक हिस्सा आपका हो गया, एक हिस्सा मेरा हो गया, तो मैं अपना हिस्सा डाल दूंगा। लेकिन मैंने कहा भाई इसमें मुझे कितनी किताबें मिलेंगी? कि हम आपको 5 किताबें दे देंगे, ये 1200 सफ़े की कंपोजिंग के बदले में 5 किताबें 5 किताबें आप दे देंगे। मैंने कहा फिर मैं खुद ही हिम्मत कर लेता हूँ छापने जी। की। अब मैं अब असल में मसला ये है कि किताब अगर ज़्यादा छापी जाए, हाँ ज़्यादा से मुराद ये है कि 500, जी, तो उसकी फिर तो वो निकासी का 5 मसला है, साल शेल्फ में बिकती है जी किताब। हाँ, 200-250 किताब, 300 किताब तक तो बिल्कुल निकल जाती है 2 साल में। जी। पहले हल्ले में किताब निकल जाती है 100 से 150 का, जैसे रिलीज होती है। उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी करके एक 8 डेढ़ साल में निकल ही जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा किताब जो है ना, अब ना मैं छापता हूँ, ना मैं किसी से तब कहता हूँ कि तुम भी इससे ज़्यादा किताब छापो। बस वो जितनी रख सकते हैं। अब फिर असल में किताब के छापने के बाद उसको संभालना भी बड़ा मसला है कि अब आपकी अपनी लाइब्रेरी भी हो जबकि घर में, अब आप अपना स्टॉक भी घर में रखना शुरू कर दें। इसमें बहुत माजरत, किताब छापने के सिलसिले में एक तो हमारे यहाँ वो तबका है हाँ जो गाड़ी के मॉडल चेंज करता है ना, तो 5-7 लाख रुपए लगा देता है ये, जी जी तो उसको भी तो अपना तारुफ चाहिए ना। तो हाँ। एक तो वो लोग किताब छपवाते हैं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। नहीं वो असल में हुआ ये है कि जब से ये और हमारे कंप्यूटर आया ना, जी जी तो किताब का छपना बहुत तेज हो गया और बहुत सहल हो गया। सहल हो गया तो उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी अदीब शायर बन गए जी। कि जिनको वो अभी आप कह रहे थे ना, समंदर पार पाकिस्तानी, जिनको अभी पढ़ना चाहिए, हाँ वो भी सब लिखारी बन गए। जी। तो सब भी अच्छा, मैं वापस आता हूँ तहकीक वगैरह मसले के ऊपर। ये एक बहुत अजीब सी बात है, मैंने देखा है कि हर फील्ड के अंदर जो सीनियर लोग होते हैं वो इनकमिंग जो लोग होते हैं, जो जूनियर होते हैं, उनका वो सीमाना है, उनके रास्ते में रुकावट करते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं। सीनियर डॉक्टर ये है अपने पास जो जूनियर डॉक्टर रखेगा 12 घंटे में उतने पैसे देगा जितना ड्राइवर को मिलते हैं, ठीक है। लॉयर का हिसाब है, हर के हिसाब है। हमारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हजरात हैं, आपके ख्याल में वो जिन रिसर्च पेपर की निगरानी करते हैं, क्या वो अपने प्रोफेशन से इंसाफ करते हैं या मैं कहता हूँ हर फील्ड की तरह से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आए? बिल्कुल नहीं, असल में ज्यादा आने का भी वो चाहते हैं। वजह यह है कि अब जो भी सुपरवाइजर होता है किसी पीएचडी के थीसिस का, उसको लाखों में मतलब पेमेंट होती है। तो कोशिश ही करते हैं कि हर साल मतलब साल में कम से कम 12 स्टूडेंट तो मिल ही जाए उनको, जिनकी वो सुपरविजन करें। औसतन हर महीने 1 लाख रुपए मिल जाएंगे उनको। तो वो ये तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि वो उसका क्या मैयार होगा, उस तालिब इल्म में कितनी सलाहियत है जी, और वो मेंटोर वाली बात नहीं है। वो नहीं कर सकते। वो फिर चाहते हैं कि भाई जो भी चाहे लिख दो, हम है ना। ये एक इंतहा है, और दूसरी इंतहा वो है कि फॉर सम रीजन अगर किसी किस्म का कोई ग्रज आ जाए तो बंदा गया बेड़ा अच्छा, गर्क। फिर उसमें कोई पढ़ा लिखा बंदा आ जाए तो अभी उसके साथ ये रवैया था, यार आपका क्या देखना, तो ठीक है जो आपने लिख दिया। मैं इसके एक दूसरे रुख पे आ रहा था। हाँ अच्छा, फिर हर सब्जेक्ट हर निगरान जो है ना वो जानता भी नहीं है। जी, ये भी एक तो चीज एक आदमी है वो प्रिंट मीडिया को जानता है, उसको अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का थीसिस पकड़ाएंगे, वो कैसे उसको जज करेगा? मैं इसके असल में इस एंगल पे आना चाह रहा था, मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा,
दायरे के साइंस के सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनके, बेपनाह उनके पेपर्स हैं, हर साल नए पेपर्स आते हैं, हर साल नई पीएचडी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत किताबें आती हैं, आदमी सोच लेता है इतना लिखते कैसे हैं। जी जी। उनके पास एक लड़की पीएचडी करने के लिए, उनके साथ वो उसके सुपरवाइजर ने निगरानी कर रहे थे, 13 साल तक वो लड़की पीएचडी नहीं कर पाई, जिसमें से सबसे, बाकी सब चीजें एक तरफ, ये सबसे बड़ा जुल्म ये था कि जब उसने अपना थीसिस सबमिट किया, 5 साल लिया ने थीसिस को पढ़ने के लिए, बताइए। ठीक है, और वो इतना बड़ा नाम जिसकी हद नहीं साहब कही है, वट एवर इज द रीजन। मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी के बहुत से प्रोफेसर ये करते हैं कि इनसे वो बेकार का काम लेते हैं, इनके अंदर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो टॉपिक को लेके ठोका पीटी करके मैकेनिकल काम करे, अपने नाम से किताब छाप दी, बहुत किया तो साथ में किया कि इन लोगों ने असिस्ट किया, इन लोगों का काम। बिल्कुल, ऐसे तो कई किताबें मुझे बड़ी हैरत हुई, जीसी लाहौर से आती किताबें छपी हैं जी, मुझे बड़ी हैरत हुई, पंजाब के बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़ा नाम, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, और वो ले लेना है ना, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उनकी किताब असल में मेरे सामने वो किताब नहीं है, आदमी कहे तो फिर, लेकिन ये मैंने देखी है, मुझे मालूम है। उनकी किताब थी इसके ऊपर, आपके अकाउंटिंग के ऊपर, बिजनेस अकाउंटिंग पे, वो मैं पढ़ रहा था किताब को। अच्छा, नाम उनका कि वो ही इज दी सब्जेक्ट, मतलब वो असल में दूसरा कोई है नहीं गया। अब मैं पढ़ रहा हूँ, वो कोई हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थी, ठीक है, उसका फ्लो पढ़ता रहा हूँ। अब हुआ कि साहब उसने लिखा ये कि उमर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया कराची फला साहब को, इस डेट पे इशू होना था, चलते चलते अचानक झटका खाया उसने, और चुनांचे रामलाल ने बम्बे पैसे नहीं भेजे। अब मैं इस चक्कर में अल्लाह, ये सियालकोट, कराची, ये बम्बे और मद्रास, ये कहाँ से आगे भेजेंगे। हुआ ये कि जिस लड़के इसमें लगाया था कि बनाओ इसको, उसे आधा काम किया और आधा यूं टिका दिया उनको, और उन्होंने पढ़ा तक नहीं, उनकी किताब छप के आ गई। तो ऐसे बहुत से प्रोफेसर हजरात हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने प्रोफेशन से वो बेदंती करते हैं कि वो अपने शागिर्दों से चीजें लिखवा, फिर शागिर्द ये हरकत करते हैं उनके साथ ये, और फिर बाद में होता है कि जब उनके रिसर्च पेपर पकड़े जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ये तो बदनामी तो उनकी होती है ना, जो कि डॉक्टरेट करके आए इस तरीके से कट एंड पेस्ट करके। प्लेजरिज्म का मतलब नहीं समझते। अभी मैं फेसबुक पर ही पढ़ रहा था, हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपके जो मकाला है ये प्लेजरिज्म है, उसने कहा ये क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा वैसे मैं कभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, प्लेजरिज्म को भी मैकेनिकली इसको चेक करना 100% करेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और एक हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है अपने थीसिस के साथ जी, कि ये फला यूनिवर्सिटी, मतलब एसईसी ने इसको चेक कर लिया है और इसमें नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो फीस भी सब जाती है, प्रोसेस होता है, लेकिन ये कि एचईसी के बाद ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो उर्दू की प्लेजरिज्म को पकड़ सके। उसमें जो सबब ये है कि आपकी जितनी किताबें रखी हैं ये मतलब इंटरनेट पे मौजूद थोड़ी हैं, और अगर हैं भी तो हार्ड कॉपी की सूरत में है मौजूद। उसका एक एंगल और भी है, वो उन्हें सैम्पलिंग करते हैं कि कौन सा लफ्ज है, हाँ, कितनी बार दोहराया गया उसके अंदर, हाँ, ये उससे भी सैम्पलिंग निकालते हैं जो इंटरनेट पे दूसरी किताब से मौजूद है। और उसके बाद हमारी उर्दू किताब में बाद अल्फाज ऐसे है, जैसे फर्ज किया किसी सिर्फ पे किताब है तो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लेट से के 200 मरतबा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब वो ये निकालेंगे कि ये वाला लफ्ज है ना, ये कहीं बाहर उठाया हुआ है, वो लफ्ज को देखते हैं तो लिहाजा कहते हैं अब ये आपके 25% आपके चीजें वो उठाई हैं जो बाहर से ये, तो उसका ही मसला है। असल तो पढ़े लिखे लोग ही देख सकते हैं ना, ये मशीन भी काम नहीं कर सकते। तो चलिए, आज की गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही और वक्त जो है बड़ी तेजी से निकल रहा है, तो इस पर भी सब सोचने की जरूरत है कि ओरिजिनल रिसर्च वर्क को प्रमोट करना चाहिए और इदारों को इसको चाहिए कि आगे बढ़े, और सीनियर असातिज़ा को भी चाहिए कि वो आने वाले पोटेंशियल जो सीनियर तलबा है जिनके वो बात शोबे बड़े आसान है, बात शोबे बड़े मुश्किल हैं, साइंस वगैरह की साइंस भी है जी जी, तो उसमें ज़रा सा थोड़ा हौला हाथ रखें, और ऐसा ना हो कि कल को फिर कोई नादिया अशरफ खुदकुशी कर ले इसलिए कि 13 साल तक उसका, उस लड़की ने खुदकुशी की थी, उसने खुदकुशी की थी, 5 साल तक उसका थीसिस चेक नहीं हुआ था, और यूनिवर्सिटी ने ऐसी भी वजाहत की कि वो लड़की जो थी वो नफ्सियाती मरीज हो गई थी, और नफ्सियाती नहीं हुई तो और क्या हो गई, आपने बनाया उसको जी, उसका सारा काम करने के बाद बड़ा एहसान किया कि अच्छा अब हमने मनसूख कर दिया तुम्हारा दाखिला, अब तुम नए से पीजी में दाखिला ले लो। तो 16 साल जिसने पढ़ा हो 13 साल अपने पीजी में लगा दिया उसके, ये 4-5 साल में तो बड़े लकी लोग होते हैं जो करते हैं। तो चले, मैं ख्याल आज उसको यहीं रोकते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 12 साल तो हमने भी लगाए थे, हाँ, लेकिन हमारे साथ खैर किसी ने रुकावट नहीं डाली थी, वो हम खुद ही रुकावट।